नमस्कार। आज के इस सेशन में आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख कक्षा 5 की पाठ संख्या 3 मेरी गाय के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर हमें मुख से ही बोलकर मतलब मौखिक रूप से ही देने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख दी हूँ ताकि कुछ बच्चे को अगर कठिनाई हो तो समझ जाए कि उसके आंसर कैसे बोले जाएंगे। आइए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है गोनू झा कौन थे? तो इसके उत्तर देख लेते हैं। गोनू झा बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। वह बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? तो उसके उत्तर हैं गोनू झा अपनी पत्नी की बात को कई दिन तक टालते रहे। कभी कहते गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कभी कहते कि कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में दे देंगे, कभी कहते तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है, कभी कहते हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वाले को क्यों इकट्ठा किया? तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। तो गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि गांव वाले सैकड़ों बार गाय के बारे में सवाल पूछेंगे और उन्हें एक जैसे जवाब देने पड़ेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में क्या क्या बताया? आइए इसके उत्तर देखते हैं। तो गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में बताया कि मेरी गाय काली है और जितनी आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपना पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफ़ी महंगी गाय है। स्वभाव से बड़े ही सीधी है। जैसा भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूह सकता है। जरा भी मड़खनी नहीं है। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहलूठी गाय है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है सोचो और बताओ। यहाँ पे बताना है बच्चों कि तुम्हारे विचार से, यहाँ सभी बच्चे के विचार अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पूछा है तुम्हारे विचार में गोनू झा के चले जाने के बाद गांव वालों ने क्या किया होगा? तो आप सोचिए और विचार कीजिए। यहाँ पे ये कार्य आपको स्वयं करने हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कल्पना करो। कल्पना करो मतलब इमेजिन करना है बच्चों कि तुम भी एक गांव वाले थे, मतलब वहाँ पे जितने भी गांव वाले इकट्ठे हुए थे उसमें से आप भी शामिल हुए हो। तो गोनू झा के कारनामों पे तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब जिस तरह से गोनू झा सभी को बुलाया, चोर चोर कहकर सबको इकट्ठा किया, उस इकट्ठे भीड़ में आप भी एक हो तो आप क्या करोगे? तो आप अपनी कल्पना से इसे लिखें। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि विराम चिन्हों के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। तो विराम चिन्ह वह होता है जो वाक्यों में एक ठहराव पैदा करता है, मतलब हमें यह बताता है कि कहाँ पे रुकना है और कितनी देर के लिए रुकना है। उसके बाद फिर बाकी को हम पूरा करते हैं। तो बस ये पढ़ने का एक तरीका होता है। विराम चिन्ह हमें वाक्यों में ठहराव बतलाता है। तो इसे आप खुद पढ़िए और देखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि लिखित है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है गोनू झा के सामने गाय लाने की क्या मजबूरी थी? तो आइए इसके उत्तर जानते हैं।
तो गोनू झा के सामने गाय लाने की मजबूरी थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी थी कि अगर आप गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो यही उसकी मजबूरी थी। दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गाय खरीदने के बाद गोनू झा को क्या चिंता सताने लगी। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। तो गाय खरीदने के बाद गोनू झा को यह चिंता सताने लगी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों को एक जैसे सवालों के एक जैसे जवाब देने पड़ेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनू झा ने क्या उपाय सोचा। तो इसके उत्तर जान लेते हैं। तो इसके उत्तर है, चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनू झा ने एक उपाय सोचा और उसने सारे गांव वालों को एक ही बार में गाय के बारे में सब कुछ बताने के उद्देश्य से गांव की सीमा पर पहुंचकर गाय को एक पेड़ से बांधा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है। उसमें लिखा है, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाओ। तो यहाँ पे क जो है उसमें लिखा है, गोनू झा के परिवार का पेशा क्या था। तो उनका पेशा था कथावाचन। दूसरा प्रश्न है, गोनू झा ने कहाँ के मेले से गाय खरीदी थी। तो सोनपुर के मेले से। तीसरा प्रश्न है, गोनू झा ने क्या चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया। तो आंसर होगा चोर चोर। अगला प्रश्न जो है वो है, गोनू झा कैसे व्यक्ति थे। पाठ के आधार पर तुम जो सोचते हो लिखो। यहाँ पे आप जो सोचते हैं मतलब जो बच्चे जिस हिसाब से सोचते हैं उन्हें उस तरह से अपने कार्य को स्वयं सोच के लिखना है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। यहाँ पे समझो और पढ़ो। यहाँ पे समझो और पढ़ो में क्या है, त में हलंत प्लस स मतलब हाफ त और स। तो इनको लगाकर आपको शब्द बताए गए हैं, उन्हें आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है। यहाँ पे ये जो हाफ त और स लगा के शब्द बने हैं, जैसे वत्स, उत्सुक, उत्साह, सत्संग। तो ऐसे ही यहाँ पे स और क लगा के बने हैं हाफ स, शुष्क, मस्तिष्क, निष्काम, पुष्कर। उसी तरह स्या लगा के तो स्याही, हास्य, रहस्य, तपस्या। मूल्य लय लगाकर मूल्य, तुल्य, बाल्यकाल और शल्य क्रिया। तर्ण लगाकर रत्न, प्रयत्न, पत्नी और रत्नाकर। यानी कि इन शब्दों में कौन से शब्द को जोड़कर, इसको द्वित्व शब्द कहते हैं और उसको जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। तो बस उसे आपको समझना है और पढ़ना है। यहाँ पे मूल शब्द लिखो। मूल शब्द का मतलब होता है वह शब्द जिस पर अन्य शब्द आधारित होता है। यहाँ पे देखिए इसका मूल्य शब्द क्या है। तो मूल्य इसका मूल शब्द है। उसी मूल्य शब्द से अमूल्य बनाया गया है, मूल्यवान, बहुमूल्य और मूल्यहीन बनाया गया है। मतलब मूल्य शब्द जो है, मूल शब्द है वो मूल्य है और ये अन्य शब्द उन्हीं मूल शब्द से बनाया गया है। अगला मूल शब्द क्या है। तो अगला मूल शब्द है शिष्ट और इसी मूल शब्द से बना है शिष्टता, अशिष्ट, विशिष्ट और शिष्टापूर्ण, शिष्टतापूर्ण। अगला जो मूल शब्द है वो क्या है वो देखते हैं। तो अगला जो मूल शब्द है वो कृपा है। तो कृपा मूल शब्द से कृपया, कृपालु, कृपापूर्वक और कृपा निधान बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो है उसमें लिखा है आवश्यक। तो आवश्यक जो है, आवश्यक से क्या आवश्यक मूल शब्द है और आवश्यक से ही आवश्यकता, अनावश्यक, अवश्यंभावी ये सारे वर्ड बनाए गए हैं। अगला मूल शब्द क्या है वो देखते हैं। अगला मूल शब्द है सीमा और इससे बनाए गए शब्द हैं सीमित, असीम, असीमित और सीमांत। एक शब्द छूट गया था बच्चों, वो था इच्छा। इच्छा जो है वो मूल शब्द है और उससे बनाए गए अन्य शब्द हैं ऐच्छिक, इच्छित,
अनिच्छा और अनैच्छिक। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न संख्या क में दिन रात, दिन और रात, 2 3, 2 या 3, हरे हरे, बहुत हरे, तो इन तीनों जोड़े जो शब्द के दिए गए हैं उसमें बीच में योजक चिन्ह है। जो डैश लगा है उसे हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। तो दो शब्दों को जोड़ने या शब्द युग्म बनाने के लिए और या अथवा आदि योजक शब्दों के स्थान पर अगर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। पाठ में से ऐसे शब्द चुनकर लिखो जो योजक चिन्ह से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखिए। तो पाठ में ऐसे बहुत सारे योजक चिन्ह वाले शब्द दिए गए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे दी हूँ। जैसे कि पाठ में आए कुछ शब्द जो योजक चिन्ह से जुड़े हैं इस प्रकार है, चोर चोर, सुन सुन कर, अच्छी सी, पूजा पाठ, जैसे जैसे, और भी है जैसे रिष्ट पुष्ट, और इसी तरह के अन्य शब्द भी है, तो आप और भी लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पे पूर्ण और पूर्वक लगाकर 4 शब्द लिखे और उनका वाक्य में प्रयोग करो। ये जो पूर्ण और पूर्वक जो शब्द दिए गए हैं वह यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए हैं, जैसे तर्क प्लस पूर्ण, तो तर्कपूर्ण हो गया है। तो उसी तरह पूर्ण लगाकर हमने महत्वपूर्ण, संपूर्ण, प्रेमपूर्ण और कायरतापूर्ण शब्द बनाए हैं और इसके वाक्य आप स्वयं करेंगे। उसी प्रकार पूर्वक से बनने वाले शब्द देखते हैं। तो पूर्वक से जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रेम प्लस पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उसी प्रकार पूर्वक लगा के हमने जो शब्द दिए हैं वो इस प्रकार है, प्रेम पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पूछ रहे इसलिए हमने 4 एग्जाम्पल दिए हैं और इनके वाक्य आपको स्वयं करने हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें बोला गया है अमूल्य और प्रभाव शब्द मूल्य और भाव शब्दों में क्रमशः और प्र उपसर्ग लगाकर बने हैं। तो बच्चों, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी मूल्य शब्द के आगे में लगकर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन करता है या उसमें बदलाव लाता है। यहाँ पे जो उपसर्ग है वो उपसर्ग अ और प्र है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब शब्द का छोटा अंश, मतलब शब्द का टुकड़ा। तो यहाँ पे अ और प्र उपसर्ग लगाकर 4 शब्द देखिए किस तरह से बनता है। अ उपसर्ग वाले शब्द असत्य, अनेक, अनाथ, अनाज, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अनार भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगले देख रहे थे प्र उपसर्ग से प्रचार, प्रणाम, प्रकार, प्रहार, और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। उसमें दिया गया है प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थी नहीं है उसके सामने 9 का चिन्ह लगाइए, ठीक का साइन लगाना है। तो यहाँ पे दिया गया समानार्थी का मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड, मतलब पर्यायवाची शब्द। तो देखिए नरेश राजा को ही बोलते हैं, भूपति भी राजा को ही बोलते हैं, लेकिन महेश जो है राजा को नहीं बोलते हैं, इसलिए वो अलग हो गया। ख में देखिए नौकरी, पेशा, धंधा, व्यवसाय। अब यहाँ पे देखिए व्यवसाय, धंधा और पेशा एक ही है, लेकिन नौकरी थोड़ा सा अलग हो गया, तो इसलिए उसको हम अलग कर देते हैं। ग में लिखा है भेंट, उपहार, इनाम और तोहफा। तो ये देखा जाए तो लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क जो आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम अलग छांट रहे हैं, क्योंकि ये सब समानार्थी में नहीं आते। समीप, पास, सामने और नज़दीक। तो यहाँ पे नज़दीक, पास और समीप का सेम ही अर्थ दे रहा है, सामने थोड़ा अलग हो रहा है, इसलिए सामने को छाट देते हैं। सुनहरा, सोना, स्वर्ण और कनक। तो ये सभी पर्यायवाची हैं। कनक का मतलब भी सोना होता है, स्वर्ण मतलब भी सोना होता है, और सोना तो सोना है ही, और लेकिन सुनहरा नहीं होता है, इसलिए इसको अलग कर दिए।
काल, वक्त, समय और कल। तो काल, समय, वक्त पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन कल जो है वो शरणार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए उसको हम अलग कर रहे हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, एक तो कहाँ है और दूसरा कहाँ है। तो पहला है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ में चांद लगेगा, आप लगा लीजिएगा, है ना। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिए, कोष्टक में दिए गए हैं कहाँ, तो हाँ के ऊपर जो चांद की तरह बना हुआ है, चंद्र बिंदु बोलते हैं, वो आप लगा लीजिएगा, है ना, छूट गया है। माँ ने जल्दी चलने को कहा है। यहाँ पे एक कहा है और एक कहाँ, दोनों का अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, दोनों का उच्चारण अलग है और अर्थ भी अलग होते हैं। उसने अपना सामान बांधा और चला गया। तो यहाँ पे चांद लगेगा, चंद्र बिंदु डाल लीजिएगा, और यहाँ दूसरे जो है उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। बाधा का मतलब होता है रुकावट, तो यहाँ पे मार्ग में बाधा नहीं आई होगा। उसने एक ही बार में पूरी बात कह दी। उसके अगले में जो लिखा है, उसने एक ही बार से उसका काम तमाम कर दिया। यहाँ बार का मतलब होता है प्रहार, ठीक है। और आज के प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।